नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर जुड़ जाओ भैया, नीचे लिंक दिया गया है। ये इस पे मैसेज करोगे तो आपको डायरेक्टली ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा और यूट्यूब को जो है भैया क्या सब्सक्राइब करना है और ये बेल वाला बटन दबा दीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन की जो है समस्या ना हो। ठीक है, इसके अलावा बताया है मैंने आप सभी को कि यूट्यूब पर तो मैं आप सभी को क्लासेस प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, बट अगर आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, बेसिक से बिल्कुल हर सब्जेक्ट का एकदम थ्योरी वाइज सब्जेक्ट जो है पढ़ना चाहते हैं, तो आप जो हमारा बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जो कॉम्बो बैच चल रहा है, जहां पर थ्योरी, टेस्ट सीरीज, बुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और पता नहीं क्या क्या चीज़ें मैं आपको जो है देता ही रहता हूं, जितना लिखा है इससे एक्स्ट्रा ही आपको इस बैच में मिलने वाला है। सिर्फ और सिर्फ 799 में अभी आपका ऑफर चल रहा है 50% डिस्काउंट के साथ। कैसे जुड़ना भाई, इस बैच को कैसे प्राप्त करना है, यहाँ की क्लासेस कैसे लेनी है, बहुत सिंपल है। एक ऐप है डी और जी ऑफिशियल, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, ऐप स्टोर मिल जाएगा। इसको डाउनलोड करके ओपन करके रजिस्टर करो। उसके बाद ये पेज खुलेगा जहाँ पे आपको कोर्स विद टेस्ट सीरीज जाना है। फिर आपको जो है यहाँ पर बीएड वाला जो है बैच देख लेना है, उस पर क्लिक करिए। बाय नाउ पे क्लिक करो। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, पे ऑनलाइन का, स्कैन का। तो आप खुद गूगल पे, फोन पे चलाते हो तो पे ऑनलाइन पे क्लिक करके आप जो भी ऑप्शन है उससे पे कर सकते हैं। नहीं चलाते हो, किसी और के माध्यम से पे करवाना चाहते हो, तो स्कैन क्यूआर पे क्लिक करो तो ये स्कैनर खुल के आ जाएगा और इस स्कैन को जैसे स्कैन करेंगे, ठीक है, वैसे आपका बैच ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको बैच में जुड़ना है। और अगर आप सरकारी सीट चाहते हैं तो तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर दो। वेट मत करो भाई कि अब कुछ और आएगा, कुछ और आएगा। तैयारी चल रही है, अभी से ज्वाइन कर लेंगे तो अभी पूरा पढ़ भी लेंगे, बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना रहेगा। ठीक है, तो अभी से बैच ज्वाइन कर लीजिए और क्लासेज जो है आप लोग डेली बेसिस पर लेते रहिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, आज के क्लास को। क्लास को अंत तक देखना है, ये आप सभी से जो है प्रॉमिस चाहता हूँ। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डियर गुरुजी में आप सबका स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए। इसके बाद आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। जीके जीएस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन है कि अपने अपने स्तर पर सेशन को एक बार लाइक कर दिए, शेयर कर दिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तो किससे होगा? आयाम से होगा, तरंगदैर्घ्य से होगा, तीव्रता से होगा, या फिर वेग से होता है? पहले प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करेंगे। जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग जल्दी से आ जाइए और सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़ पाए हैं, बाकी लोग जिन लोगों तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाए, जो लोग जुड़ नहीं पाए, तो वो लोग भी जुड़ जाए। तो इसलिए सेशन को एक बार शेयर कर देंगे और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है आयाम से, तरंगदैर्घ्य से, तीव्रता से, वेग से। क्या आंसर कर दोगे? पहले प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या बिल्कुल बहुत अच्छे, ऑप्शन संख्या बी जो लोग आंसर कर रहे हैं बिल्कुल एकदम क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्या कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे पूछ ले सबसे ज्यादा किसका होता है, अगर आपसे पूछ ले, क्या अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा किसका होता है, तो सबसे ज्यादा आप क्या कहोगे? बहुत बार ये पूछा गया है कि सबसे ज्यादा किसकी तरंग दैर्ध्य होती है, तो आप किस रंग को करोगे? लाल को करोगे। और सबसे कम अगर आपसे पूछा जाएगा तो सबसे कम आप क्या कर दोगे? तो सबसे कम कर दोगे बैगनी को। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा किसका होता है? तो सबसे ज्यादा लाल का होता है। सबसे कम किसका होता है? बैगनी का होता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो प्रकाश का रंग जो है वो कौन निर्धारित करता है? तो तरंग दैर्ध्य निर्धारित करता है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? बी आंसर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेगा अगले प्रश्न की तरफ। मृग मरीच का कारण होता है, बताइएगा। मृग मरीच का अगर हम लोग बात करेंगे तो बताइएगा ये किस कारण होता है। ठीक है, तो प्रकाश के व्यतिकरण के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण, प्रकाश के ध्रुवण के कारण, या फिर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपके एग्जाम में ये प्रश्न बन चुका है। बताइएगा क्या हो जाएगा? तो मृग मरीचिका जो है तो ये किस कारण होता है, किसका ठीक है कारण है? चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई बहन आंसर करेंगे, बिल्कुल बहुत अच्छे। जल्दी से सारे लोग आ जाओ और सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दो। बाद में जितने मेरे भाई जुड़ रहे हैं ना, सभी लोग एक बार शेयर कर दो। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो ये हो जाएगा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। अच्छा, एक और याद रखिएगा, एक और अगर इसी क्रम में हम लोग बात करें तो हीरे का चमकना। ठीक है, हीरे की जो चमक होती है, तो हीरे की चमक अगर आपसे पूछा जाए तो ये इसके लिए भी आप आंसर क्या करोगे? तो इसके लिए भी आप आंसर करोगे क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरे की चमक अगर आपसे पूछा जाए तो वो भी किस कारण से होती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। याद रखिएगा, हीरे की चमक की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये भी क्या हो रहा है? तो ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हो रही है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? डी आंसर
कर दोगे। आगे बढ़िएगा, मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा होता है? आपने देखा होगा गर्मियों के दिन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग घड़ों में पानी रख देते हैं और घड़े का जो पानी होता है वो काफी ठंडा होता है ना। बाहर एकदम भयंकर वाली गर्मी होती है, लेकिन अगर हम घड़े में पानी रख दिया है तो घड़े का पानी आप निकालोगे तो सीधा सीधा क्या करता है, एकदम गांव में फ्रिज का काम करता है। ठीक है, ठंडा ठंडा पानी। तो कारण क्या होता है, द्रवण होता है, वाष्पीकरण होता है, ऊर्ध्वपातन होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइएगा, तीसरे प्रश्न का आंसर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले ये सारे प्रश्न, ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना, बेसिक से, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बताइएगा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हम लोग बात करेंगे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी कर दोगे, वाष्पीकरण होता है। ठीक है, क्या होता है, तो वाष्पीकरण कर दोगे, ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। पराश्रव्य ध्वनियां वो कौन सी होती है जिनकी आवृत्ति, पराश्रव्य ध्वनियां कौन सी होगी, बताइएगा। पराश्रव्य ध्वनियां जो है तो उनकी आवृत्ति कितनी होती है, क्या आंसर करोगे, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, 10,000 से हर्ट्ज से कम होती है, 1,000 हर्ट्ज के बराबर होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। परा, परा मतलब मेरे भैया क्या है, परे, है ना, परा परे, याद है ना, परा से मतलब परे, जैसे कहते हैं ना कि ये आपके जो है ज्ञान के ऊपर की बात है ना, परे। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो अधिक से याद रखिएगा क्या हो जाएगा, जिसकी आवृत्ति क्या होगी, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगी, वो आपकी क्या हो जाती है, वो पराश्रव्य ध्वनियां हो जाएंगी। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मानो, मानो किसने जो है तरंग की ध्वनियां है उनको सुन सकता है, अगर मानो की बात करेंगे तो मानो क्या हो जाएगा, तो मानो को आप याद रखिएगा 20 से लेकर के क्या हो जाएगा, तो 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज की जो ध्वनियां हैं उनको क्या कर सकता है, उनको मानो सुन पाता है। मानो कौन सी ध्वनियों को सुन पाएगा, तो जिनकी आवृत्ति क्या होगी, 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में होगी, मानो उन्हीं ध्वनियों को सुन पाएगा। ठीक है, अगर हम लोग पराश्रव्य ध्वनियों की बात करेंगे तो इनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, मानो इनको नहीं सुन पाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट कर दोगे। आगे बढ़िएगा, उत्तर प्रदेश में पंचायत, उत्तर प्रदेश ना कहो, ठीक है, आप सिर्फ क्या कर दो, आप सिर्फ पंचायती राज व्यवस्था की बात कर लो। ठीक है, क्या कर लो, आप सिर्फ पंचायती राज संस्थाओं की बात कर लो कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं तो वहां पर महिलाओं के लिए कितना स्थान आरक्षित होता है। देखो, सबसे पहले तो बात कर ले पंचायतों की, अगर हम लोग बात कर ले तो जो पंचायत होते हैं वो क्या होते हैं, वो राज्य सूची के विषय होते हैं। पंचायत की अगर हम लोग बात कर लेंगे, पंचायत क्या होते हैं, तो पंचायत राज्य सूची के विषय होते हैं। और अगर राज्य सूची के विषय है तो इन पर कानून कौन बनाएगा, तो इन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, राज्य सरकार को है। किनको है, तो राज्य सरकार को है, इस बात को याद रखिएगा। तो अगर आपसे पंचायतों में महिलाओं के लिए पूछा जाए स्थान कितना आरक्षित है, तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे कुल स्थान का 1/3 स्थान आरक्षित है। ठीक है, क्या हो जाएगा, महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित है। लेकिन अगर हम लोग बिहार की बात करेंगे तो बिहार राज्य सरकार ने क्या कर दिया है, बिहार ने इसको बढ़ाकर क्या कर दिया है, बिहार में पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/2 स्थान आरक्षित है। याद रखिएगा, पंचायत राज्य सूची का विषय है, तो राज्य सरकार क्या करती है, इस पर कानून बनाती है। ठीक है, 1/3 स्थान आरक्षित है, लेकिन राज्य सरकार चाहे तो इसको बढ़ा सकती है, कम नहीं कर सकती, 1/3 से कम नहीं कर सकती है, लेकिन बढ़ा जरूर सकती है। तो बिहार ने क्या किया, बिहार ने इस 1/3 को बढ़ा करके क्या कर दिया, 1/2 कर दिया। बिहार में पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/2 स्थान आरक्षित है। अगर आपसे नाम नहीं लिया जा रहा, आपसे सिर्फ ये पूछ रहा है पंचायतों में कितना स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो आप आंसर क्या करोगे, कुल स्थानों का क्या हो जाएगा, 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है। किस भाग में उल्लेख है, पंचायतों का किस भाग में उल्लेख है, तो भाग आप आंसर क्या करोगे, भाग करोगे 9 है। अगर आपसे अनुसूची पूछ ले कि अनुसूची क्या है, तो अनुसूची आप क्या करोगे, तो अनुसूची आप कहोगे 11 है। अगर आपसे पूछ ले संशोधन कौन सा पंचायतों से संबंधित है, तो आप आंसर क्या कर देंगे, तो आप आंसर कर देंगे कौन सा, 73वां संशोधन 1992। ठीक है, कौन सा संशोधन पंचायतों से संबंधित है, तो 73वां संशोधन 1992 पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक, आगे बढ़िएगा, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहां पर हुआ, चलो जल्दी से बताइएगा। तो पंचायती राज व्यवस्था की बात करेंगे तो 2 अक्टूबर 1969 को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होगी। ठीक है, शुभारंभ हो रहा है 2 अक्टूबर 1969 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हो रहा है, शुरुआत हो रहा है। कब, अगर हम लोग बात करेंगे कहां से हो रहा है, बताओ क्या हो जाएगा, चलो जल्दी से आंसर करते चलो मेरे भैया, बिल्कुल बहुत अच्छे। बहुत बार ये सारे प्रश्न, बहुत बार ये सारे प्रश्न हम लोग कर चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं ना। तो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे, सी कर देंगे। क्या हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान में आपको कहां से, तो राजस्थान में नागौर से।
ठीक है, क्या हो जाएगा? तो राजस्थान में नागौर से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होगी। कब होगी? 2 अक्टूबर 1969 को। ठीक है, कितने स्तरीय भारत में पंचायती राज व्यवस्था है? तो क्या आंसर करोगे? तो त्रिस्तरीय पंचायत है। भारत में कितने स्तरीय? तो त्रिस्तरीय पंचायत है। और त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश कौन किया है? त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश कौन किया है? तो आप आंसर क्या कर दोगे? आप आंसर कर दोगे बलवंत राय मेहता। कौन कर दोगे? तो बलवंत राय मेहता जो है। ठीक है, बलवंत राय मेहता जो है, इन्होंने क्या किया है? बलवंत राय मेहता ने, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश की है। ठीक, आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की कम से कम संख्या क्या होनी चाहिए? बताओ, कम से कम कितने न्यायाधीश होने चाहिए? चलिए जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। और सभी मेरे भाई बहन जितने लोग जुड़ते चल रहे हैं, सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार सेशन को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए। चैनल पर पहली बार होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्लास को लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, कोई मतलब नहीं, बस आए चुपचाप क्लास किए चले गए। ठीक है, अगर क्लास पसंद आती है तो कम से कम इतना कर दिया करो मेरे भाई, सेशन को लाइक शेयर कर दिया करो। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो कम से कम 5 न्यायाधीश तो होने ही चाहिए। क्या हो जाएगा? कम से कम कितने? 5 न्यायाधीश होने ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे कहां पर? तो अनुच्छेद 124 में प्रावधान किया गया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जो है अनुच्छेद 124 में प्रावधान किया गया, एक मुख्य न्यायाधीश है और 7 क्या है? तो 7 अन्य न्यायाधीश हैं। न्यायाधीशों का अगर आपसे कार्यकाल पूछ ले तो कार्यकाल क्या होगा न्यायाधीशों का? सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय में अगर हम लोग बात करेंगे तो एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। कब थे? जब स्थापना हुई थी। वर्तमान में अगर हम लोग बात करेंगे तो वर्तमान में क्या हो जाएगा? तो वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 क्या है? 33 अन्य न्यायाधीश हैं। अगर आपसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का क्या कर ले? कार्यकाल पूछ ले तो आप आंसर क्या करोगे? 65 वर्ष की आयु तक। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो कार्यकाल है वो क्या होगा? तो वो 65 वर्ष की आयु तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में एक पहले जब स्थापना हुई थी तब एक मुख्य न्यायाधीश 7 अन्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में क्या है? एक मुख्य न्यायाधीश 33 अन्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात कर ले, नियुक्ति की बात करें, शपथ की बात करें, या फिर क्या कर ले? या फिर त्यागपत्र की बात कर ले। तो नियुक्ति, शपथ या फिर त्यागपत्र, इन सब की बात कर ले। ये सब काम कौन करेगा? सारे के सारे काम करते हैं राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करें, शपथ की बात करें, त्यागपत्र की बात करें, सारे के सारे काम कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक, आगे बढ़िएगा। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा था कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे उस सबसे अच्छा लगे उस तरह से अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? बताइएगा ये बात किस वाद में कही गई है? किस वाद में कहा गया है कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा अच्छा लगे वैसा रहने के लिए उसे क्या करते हैं? सक्षम बनाते हैं। ये बात किस वाद में कहा गया? इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, बैंकों का राष्ट्रीयकरण का मामला, या फिर अजहर बनाम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन? चलिए जल्दी से बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने डिसीजन दिया है कि मूल अधिकार ऐसे अधिकार है जो व्यक्ति को जैसा अच्छा लगे उस तरह से अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। किस वाद में? तो आप आंसर कर दोगे गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद, 1967 में, 1967 में ये वाद आता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1967 में। ठीक है, 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद आता है और यहां पर ये बात सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कही जा रही है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? बी बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर कर दोगे। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया? बताइएगा, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, कैग जिसको आप कहते हो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान है? तो अनुच्छेद अगर हम लोग बात करेंगे तो 148 के तहत प्रावधान है। इनकी नियुक्ति अगर आपसे पूछा जाए, अगर हम बात करें इनकी नियुक्ति, इनके शपथ और इनके त्यागपत्र की बात कर ले तो इनकी नियुक्ति, शपथ, त्यागपत्र ये सब किसके द्वारा किया जाता है? ये सब राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो ये सब राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अनुच्छेद 148 के तहत प्रावधान किया गया। नियुक्ति, शपथ, त्यागपत्र सारे काम किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। अगर आपसे कार्यकाल पूछ ले, अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे कार्यकाल पूछ ले कि क्या होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, तो आप आंसर क्या करोगे? तो आप आंसर करोगे 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले समाप्त हो वो इनका कार्यकाल होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल क्या होता है? तो आप आंसर करोगे 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी।
ठीक है, पहले समाप्त हो वो इनका कार्यकाल होता है। किसके द्वारा? तो आप आंसर करोगे क्या? संविधान के द्वारा। ठीक है, संविधान के द्वारा क्या किया गया है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का प्रावधान किया गया। ऑप्शन संख्या बी जो लोग आंसर करेंगे बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएंगे। भाई संविधान में अनुच्छेद 148 है, संविधान के द्वारा व्यवस्था की गई अनुच्छेद 148 आप कहां देख रहे हो? संविधान में देख रहे हो, मतलब संविधान के द्वारा व्यवस्था की गई अनुच्छेद का प्रावधान किया गया है। ठीक, आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं? बताइएगा, उपराष्ट्रपति की बात हो रहा है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन हिस्सा लेता है? देखो उपराष्ट्रपति की अगर हम लोग बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति का जो पद है ये हमने कहां से लिया है? तो उपराष्ट्रपति का पद हमने अमेरिका से लिया है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान किया गया है? तो आप आंसर क्या करोगे? उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान कहां पर है? अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है, अमेरिका से हमने लिया है। उपराष्ट्रपति के लिए अगर आपसे आयु सीमा पूछ ले तो आयु कितनी होनी चाहिए? आप आंसर करोगे 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपसे उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूछ ले तो कार्यकाल क्या कहोगे? तो आप आंसर कहोगे क्या? 5 वर्ष कहोगे। अगर आपसे पूछा जाए उपराष्ट्रपति का शपथ और त्यागपत्र कौन करता है? शपथ कौन दिलाएगा, त्यागपत्र कौन लेगा? तो याद रखिएगा दोनों ही अच्छे काम किसके द्वारा होंगे? दोनों ही अच्छे काम राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, याद रखिएगा राष्ट्रपति जो महोदय हैं यही क्या करेंगे? यही उपराष्ट्रपति को शपथ भी दिलाएंगे और यही क्या करेंगे? त्यागपत्र भी लेंगे। कार्यकाल 5 वर्ष, आयु सीमा 35 वर्ष, पद का प्रावधान 63 में। पद कहां से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया। क्या हो जाएगा? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर हम लोग बात करेंगे तो लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य हिस्सा लेते हैं। पहला और दूसरा ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? ऑप्शन संख्या ए जो लोग आंसर करेंगे बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएंगे, बाकी लोग महा गलत हो जाओगे। ठीक है, क्या हो जाओगे? तो बाकी लोग महा गलत हो जाओगे। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति है जो ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित है? बताइएगा क्या क्या हो जाएगा? तो यहां पर ट्रेड यूनियन होना चाहिए। कौन से राष्ट्रपति हैं जो क्या होंगे? जो ट्रेड यूनियन से संबंधित है। चलो जल्दी से बताइएगा, क्या आंसर करोगे? तो वीवी गिरी करोगे, एन नीलम संजीवा रेड्डी करोगे, के आर नारायणन करोगे, जाकिर हुसैन कर दोगे। कौन से राष्ट्रपति हैं भारत के ऐसे जो ट्रेड यूनियन से संबंधित है? जल्दी से बताइएगा। सेशन अगर पसंद आता है तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए, है ना। सेशन को लाइक शेयर जरूर किया कीजिए। कमेंट करके भी बताया करे मेरे भाई, कमेंट करके भी बताया करो कि सेशन आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लगता है, खराब लगता है। ठीक है, कोई कमी रहती है, ठीक है, तो अपने सुझाव जरूर दिया करो। क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे ट्रेड यूनियन की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, वीवी गिरी। वीवी गिरी के संदर्भ में अगर हम लोग बात करेंगे तो एक ऐसे राष्ट्रपति जिनके लिए क्या हो रहा है? जिनके लिए द्वितीय चक्र की मतगणना करानी पड़ रही। क्या हो रही? द्वितीय चक्र की मतगणना करानी पड़ रही। अगर आपसे पूछा जाए कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके लिए, ठीक है, द्वितीय चक्र की मतगणना करानी पड़ेगी, आप कहोगे वीवी गिरी। अगर आपसे पूछा जाए कौन से ऐसे राष्ट्रपति जो आयरलैंड के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं? जो आयरलैंड के क्या कर रहे हैं? तो स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। आयरलैंड के स्वतंत्रता संग्राम में, आयरलैंड के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा ले रहे हैं, तो वो कौन हो जाएंगे? आयरलैंड के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा ले रहे, तो याद रखिएगा वो कौन हो जाएंगे? तो वो वीवी गिरी हो जाएंगे। याद रखिएगा द्वितीय चक्र की मतगणना कब किसके कौन से राष्ट्रपति हैं जिनके लिए द्वितीय चक्र की मतगणना करानी पड़ेगी? वीवी गिरी। कौन से राष्ट्रपति जो आयरलैंड के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा ले रहे हैं? वीवी गिरी। कौन से ऐसे राष्ट्रपति जो मजदूर संघ ट्रेड यूनियन से संबंधित हैं? वीवी गिरी। कौन से ऐसे राष्ट्रपति, याद रखिएगा, कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति, भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति आपसे पूछा जाए तो आप आंसर क्या करोगे? तो भारत के पहले कार्यवाहक जो राष्ट्रपति है वो भी कौन है? तो वो याद रखिएगा, भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति, आयरलैंड के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले राष्ट्रपति, ठीक है, द्वितीय चक्र की मतगणना किस कौन जो है जिसके लिए की गई, या ट्रेड यूनियन। तो सबका आंसर क्या हो जाएगा? सबका आंसर एक ही हो जाएगा। कौन है? तो वीवी गिरी है। जाकिर हुसैन को याद रखिएगा, ये क्या है? तो ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट है। याद रखिएगा भारत के पहले क्या है? तो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। कौन? याद रखेंगे, जाकिर हुसैन साहब। भारत के पहले क्या है? तो मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। कौन? जाकिर हुसैन। ठीक, आगे बढ़िएगा, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने, बताएगा किसको सर्वोच्च न्यायालय से राय लेने का अधिकार किसको दिया गया? सर्वोच्च न्यायालय से राय लेने का अधिकार किसको दिया गया? चलो जल्दी से बताइएगा, सर्वोच्च न्यायालय से राय लेने का अधिकार किसको दिया गया? चलो जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो सर्वोच्च न्यायालय से
राय लेने का, परामर्श लेने का अधिकार किसको दिया गया? क्या आंसर कर दोगे? बिल्कुल, बहुत अच्छे, राष्ट्रपति। हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, कौन से अनुच्छेद में कहा गया? तो अनुच्छेद 143 में कहा गया है। अनुच्छेद 143 में कहा गया कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी मामले पर परामर्श मांग सकता है, लेकिन दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी मामले पर परामर्श मांग सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय जो परामर्श देगा उसको मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 143 में कहा गया। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़िएगा। कौन राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बताइएगा। राज्यपाल की बात करेंगे तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की अगर हम लोग बात करें तो राज्यपाल का पद आपको कहां पर? तो अनुच्छेद 153 में देखने को मिलेगा। कहां पर? तो अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का आपको पद देखने को मिलेगा। राज्यपाल की देखो नियुक्ति की बात कर लें, क्या कर लें? नियुक्ति की बात कर लें और त्यागपत्र की बात कर लें, तो बताओ कौन करेगा? जल्दी से बताओ, यही तो प्रश्न है ना। मैं बता दूंगा तो फिर आप लोग क्या करोगे? नियुक्ति पूछ रहा है, जल्दी से बताओ। शपथ की अगर हम लोग बात करेंगे तो शपथ कौन करता है? तो याद रखिएगा, शपथ इनको दिलाएंगे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाते हैं? तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है शपथ दिलाते हैं। राज्यपाल की बात करेंगे, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है शपथ दिलाएगा। नियुक्ति और त्यागपत्र की बात करेंगे, दोनों काम कौन करता है? दोनों काम करेंगे राष्ट्रपति महोदय। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति और शपथ की बात करेंगे तो नियुक्ति और शपथ नहीं, त्यागपत्र, नियुक्ति और त्यागपत्र की बात करेंगे तो कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और शपथ की बात करेंगे, शपथ हाईकोर्ट के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, राज्यपाल के लिए क्या होगा? राज्यपाल के लिए अगर आपसे आयु सीमा पूछ ले, राज्यपाल के लिए आयु सीमा पूछ ले तो आयु क्या होनी चाहिए? तो आयु आप आंसर करोगे क्या? 35 वर्ष कर दोगे। राज्यपाल के लिए आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपसे कार्यकाल पूछेगा तो कार्यकाल आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे, क्या कहोगे? आप कह दोगे प्रसाद पर्यंत होता है। ठीक है, क्या होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। और प्रसाद पर्यंत ऑप्शन में नहीं दिया होगा तब आप कहोगे 5 वर्ष। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे जब भी राज्यपाल का कार्यकाल पूछेगा तो कार्यकाल आप क्या कहोगे? आप कहोगे प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो फिर आप क्या कहोगे? तब आप कहोगे 5 वर्ष। ठीक है, याद रखिएगा, 5 वर्ष कभी पहले नहीं कहोगे, पहले प्रसाद पर्यंत कहोगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? चलो जल्दी से बताइएगा। 5 वर्ष राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, या फिर 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, या जो भी पहले समाप्त होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करेंगे, चलो जल्दी से सारे लोग बताना मेरे भैया, जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करते चलेंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग बताते चलेंगे, चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करते चलेंगे। बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलो जल्दी से सारे लोग बताइएगा क्या आंसर करोगे? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करेंगे, कार्यकाल क्या होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले समाप्त होता हो। ठीक है, क्या हो जाएगा? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले समाप्त होता हो। अगर आपसे भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करेंगे तो पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त है सुकुमार सेन है। ठीक है, कौन है? तो सुकुमार सेन है। निर्वाचन आयोग की अगर हम लोग बात करेंगे तो निर्वाचन आयोग का उल्लेख कहां पर है? निर्वाचन आयोग की अगर हम लोग बात करेंगे तो इनका उल्लेख कहां पर है? तो क्या आंसर करोगे? तो आप आंसर कर दोगे भाग 15 में है। अनुच्छेद अगर आपसे पूछ ले किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद क्या कहोगे? तो अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। निर्वाचन आयोग कैसी संस्था है? तो आप आंसर करोगे संवैधानिक आयोग है। ठीक है, कैसा है? संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक है। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हो रही है? स्थापना अगर आपसे पूछ ले तो स्थापना क्या कर दोगे? तो स्थापना कर दोगे 25 जनवरी 1950 को स्थापना हो रही है निर्वाचन आयोग की, है ना। और क्योंकि 25 जनवरी को स्थापना हो रही है इसीलिए 25 जनवरी को क्या करते हैं? इसीलिए हम लोग 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। क्या करते हैं? इसीलिए 25 जनवरी को हम लोग मतदाता दिवस मनाते हैं, नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं, मतदाता दिवस मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी समाप्त होगा पहले तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। ठीक, चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न का। किस सदन के सदस्यों के द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है? सबसे पहले तो ये बताओ कि अविश्वास प्रस्ताव पास कहां पर होता है? अविश्वास प्रस्ताव अगर पास हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो सबसे पहले बताओ अविश्वास प्रस्ताव पास कहां होता है? लोकसभा में होता है, राज्यसभा में होता है, दोनों सदनों में अलग अलग होता है, या फिर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में होता है? बहुत बार ये सारे प्रश्न कराए हैं, बहुत बार ये सारे प्रश्न कराए हैं,
जल्दी से बताइएगा, ध्यानपूर्वक इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। देखिए बहुत सारे मेरे भाई बहन हैं जो कि इस प्रश्न का गलत आंसर कर रहे हैं, है ना। इतने आसान आसान प्रश्नों का, बार बार पढ़ाए गए प्रश्नों का भी आप लोग गलत गलत आंसर करते हो, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हम लोग बात करेंगे तो याद रखिएगा, अविश्वास प्रस्ताव हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। कहां पर अगर हम लोग बात करेंगे, अविश्वास प्रस्ताव कहां पर, हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और लोकसभा में अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो मंत्रिपरिषद को क्या करना होता है, मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। संघीय मंत्रिपरिषद क्या है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। हम लोगों ने पढ़ा है कहां पर, अनुच्छेद 75 में पढ़ा है। अनुच्छेद 75 में हम लोगों ने पढ़ा है कि संघीय मंत्रिपरिषद क्या होती है, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। याद रखिएगा, ऑप्शन संख्या क्या करोगे, ए आंसर कर दोगे। आगे बढ़िएगा, लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, किसके द्वारा। आहूत का मतलब क्या है, आहूत का मतलब है बुलाना, ठीक है, क्या है तो आहूत का मतलब है बुलाना। तो संयुक्त बैठक जो है वो किसके द्वारा बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक की अगर हम लोग बात करें, संयुक्त बैठक की बात करें, है ना, संयुक्त बैठक की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपको किस अनुच्छेद में देखने को मिलेगा, तो इसका अनुच्छेद भी आपसे बहुत पूछा जाता है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक या संयुक्त अधिवेशन है। आहूत कौन करता है, तो याद रखिएगा, आहूत किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा। बुलाई किसके द्वारा जाएगी, तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाएगी। लेकिन अगर आपसे अध्यक्षता पूछे कि अध्यक्षता कौन करता है, तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे लोकसभा अध्यक्ष जो होता है। लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो क्या करता है, वो अध्यक्षता करता है। लेकिन बुलाया किसके द्वारा जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, आहूत किया जाता है। कितनी बार भी आहूत किया गया है, तो याद रखेंगे 3 बार। कितनी बार बुलाया गया है, तो आहूत किया गया है 3 बार, ठीक है। कब कब, तो पहली बार बुलाया गया था 1961 में, दूसरी बार बुलाया गया 1978 में, तीसरी बार बुलाया गया 2002 में। तो 3 बार अभी तक क्या किया गया, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जा चुका है संयुक्त अधिवेशन को, ठीक। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, ए आंसर कर दोगे। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, अभी तो मैंने बताया मेरे भाई, अभी तो मैंने बताया है आप लोगों को। अनुच्छेद 75 में बताया गया है, क्या किया गया, अनुच्छेद 75 में बताया गया कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा में अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो क्या होगा, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री दोनों को त्यागपत्र देना पड़ेगा। दोनों की सरकार क्या हो जाएगी, धड़ाम हो जाएगी, गिर पड़ेगी। याद रखिएगा, तो क्या आंसर करोगे, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे। आगे बढ़िएगा, धन विधेयक कहां स्थापित किए जाते हैं, बताइएगा कहां पर प्रस्तुत किए जाते हैं, धन विधेयक कहां पर प्रस्तुत किए जाते हैं। धन विधेयक की बात कहां पर की गई है, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की बात की गई है। धन विधेयक की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कहां पर प्रस्तुत किए जाते हैं, लोकसभा में, राज्यसभा में, संयुक्त बैठक में, या फिर कोई नहीं, बताओ। बहुत अच्छे अच्छे से प्रश्न है, ये सब प्रश्न हम लोग खूब कर चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। बार बार पढ़ाए गए प्रश्नों में आप लोग इतना गलत करते हो तो कैसे होगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर मेरे भैया, तो लोकसभा में। याद रखिएगा, धन विधेयक को हमेशा कहां पर, हमेशा पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा क्या करेगी, राज्यसभा सिर्फ 14 दिन रोक कर रख सकती है। क्या कर सकती है, सिर्फ 14 दिन क्या कर सकती है, राज्यसभा सिर्फ 14 दिन रोक सकती है। याद रखेंगे, और कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ 14 दिन क्या कर सकती है, तो सिर्फ 14 दिन राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकती है और कुछ नहीं कर सकती। धन विधेयक कहां पर प्रस्तुत किए जाते हैं, तो लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं, हमेशा इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन संख्या ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, 110 में धन विधेयक है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न, भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होता है, बताइएगा। संसद की बात कर रहा है, पार्लियामेंट की बात कर रहा है। संसद की अगर हम लोग बात करेंगे तो संसद का उल्लेख कहां पर, तो अनुच्छेद 79 में है, ठीक है। हमने संसद कहां से लिया, तो हमने संसद जो है ये ब्रिटेन से लिया। हमने पूरी की पूरी संसदीय व्यवस्था जो है वो ब्रिटेन, या फिर कहोगे यूनाइटेड किंगडम, या फिर कहोगे इंग्लैंड से लिया। पूरी की पूरी संसदीय जो व्यवस्था है वही हमने क्या कर लिया, हमने इंग्लैंड से ले लिया है, ठीक है। और संसद का उल्लेख कहां पर, अनुच्छेद 79 में आपको देखने को मिलेगा, जहां पर क्या बताया जा रहा है, जहां पर बताया जाएगा कि राष्ट्रपति और दोनों सदन, क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति और दोनों सदन। दोनों सदन में कौन आते मेरे भैया, दोनों सदन में मेरे भाई आपके लोकसभा और क्या होगा, और राज्यसभा आएगी, ठीक है। क्या होगा, दोनों सदन की अगर हम लोग बात करें तो दोनों सदन में कौन, तो राष्ट्रपति और लोकसभा राज्यसभा होगा, ठीक है। याद रखिएगा, तो राष्ट्रपति और दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा को मिलाकर के संसद का गठन होता है। ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे, डी आंसर कर देंगे, ठीक। आगे बढ़िएगा, किसकी संतुति पर अगर हम लोग बात करेंगे, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, बताओ। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करेंगे, कर्तव्यों की बात करेंगे। कर्तव्य बताइए किसकी सिफारिश पर,
तो कर्तव्य अगर हम लोग बात करें तो कहां से लिए गए हैं, तो रूस या फिर आप क्या कहोगे सोवियत संघ से लिए गए हैं। ठीक है, कहां पर आपको देखने को मिलते हैं, तो आपको भाग 4 का में देखने को मिलेंगे। अनुच्छेद अगर हम लोग बात करेंगे क्या होगा, तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 51 कहां पर, तो 51 का में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर, तो क्या आंसर करोगे, तो आप आंसर कर दोगे सी वाला आंसर होगा मेरे भाई, क्या होगा, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, कौन से, तो 42वें संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 42वें संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्यों को क्या किया गया, संविधान में शामिल किया गया। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की थी कि उद्देशिका संविधान का भाग है, बताइएगा किस वाद में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। देखो ये बात अगर हम लोग बात करेंगे तो ये बात सर्वोच्च न्यायालय ने कहां पर कही थी, ये बात सर्वोच्च न्यायालय ने कही थी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। कहां पर कही थी, तो केशवानंद भारती, केशवानंद भारती वर्सेस क्या हो जाएगा, वर्सेस केरल राज्यवाद। ठीक है, क्या हो जाएगा, केरल राज्यवाद में ये बात कही थी। ठीक है, कब आया था ये वाद, 1973 में आया था, और यहां पर तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ही है। इसके अलावा और किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह बात कही है। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में आता है। यहां पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना उद्देशिका जो है वो संविधान की क्या है, हृदय महात्मा है, ये बात तो कहा है। ठीक है, प्रस्तावना जो है वो क्या है, संविधान का भाग है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके अलावा जो है और किस वाद में कहा गया है कि उद्देशिका जो है, प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है। क्या आंसर करोगे, तो आप आंसर कर दोगे बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1990, क्या हो जाएगा 1994। यहां पर भी कहा गया है 1994, यहां पर भी क्या कर है, तो यहां पर भी कहा गया है कि जो उद्देशिका है वो संविधान का भाग है। याद रखिएगा, इसको अलग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, सी आंसर कर दोगे। क्या कर दोगे, ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे, संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकता है, यदि क्या होगा बताइएगा। संसद की अगर हम लोग बात करेंगे तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है, किस परिस्थिति में, कौन सी कंडीशन होगी, क्या होगा कि संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। कैसे, राष्ट्रपति की इच्छा से, राज्यसभा यदि ऐसा संकल्प पारित करती, किसी भी परिस्थिति में संबंधित राज्य के विधानमंडल से पूछकर। क्या आंसर करोगे, तो मैंने आपको राज्यसभा पढ़ाया था, याद होगा आपको, मैंने राज्यसभा पढ़ाया था। राज्यसभा में मैंने आपको एक अनुच्छेद बताया था, अनुच्छेद 249। 249 ने क्या कहा था, मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा यदि चाहे तो वो क्या कर सकती है, वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। आपको याद होगा मैंने राज्यसभा पढ़ाया था, तो वहां पर मैंने आपको अनुच्छेद 249 पढ़ाया है। ठीक है, वहां पर क्या है, वहां पर मैंने बताया कि यदि राज्यसभा चाहे तो अनुच्छेद 249 के अंतर्गत वो क्या कर सकती है, राज्य सूची के किसी विषय पर, ठीक है, कानून बना सकती है। इसके लिए एक संकल्प पारित कर सकती है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, बी आंसर कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, संसार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा, बताएगा। सबसे ज्यादा संसार में अगर हम लोग बात करेंगे तो संसार में सबसे ज्यादा जनसंख्या आपको किस मरुस्थल में देखने को मिलेगी, सहारा, गोबी, थार, कालाहारी। चलो जल्दी से बताइएगा, क्या आंसर कर दोगे। देखो सबसे बड़ा अगर आपसे पूछा जाए, विश्व का अगर आपसे सबसे बड़ा पूछा जाए कि सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो सबसे बड़ा आप आंसर क्या करोगे, तो सबसे बड़ा कर दोगे आप सहारा है। ठीक है, सबसे बड़ा अगर आपसे मरुस्थल पूछा जाए तो आप आंसर क्या कर दोगे, सहारा मरुस्थल जो है, जो अफ्रीका महाद्वीप में है, सहारा मरुस्थल ये सबसे बड़ा मरुस्थल है। लेकिन आपसे सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला पूछ रहा है, सहारा होगा, गोबी होगा, थार होगा, कालाहारी होगा। देखो सहारा की अगर हम लोग बात करेंगे तो सहारा आपको कहां पर, तो ये आपको पश्चिमी अफ्रीका में देखने को मिलेगा। कहां पर, तो पश्चिमी अफ्रीका में देखने को मिलेगा। गोबी अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कहां पर, तो ये आपको मंगोलिया में देखने को मिलेगा। क्या हो जाएगा, मंगोलिया में देखने को मिलेगा। थार अगर हम लोग बात करेंगे कहां पर, तो थार आपको राजस्थान भारत में देखने को मिलेगा। कहां पर, राजस्थान, ठीक है, भारत में देखने को मिलेगा। राजस्थान भारत में आपको थार का मरुस्थल। कालाहारी की बात करेंगे तो ये आपको 3 देशों में देखने को मिलेगा। कालाहारी मरुस्थल जो है ये कहां पर, तो ये 3 देशों में फैला है, दक्षिण अमेरिका, नामीबिया और बोत्सवाना। तो 3 देशों में फैला है। ठीक है, अगर हम लोग कालाहारी मरुस्थल की बात करेंगे तो 3 देशों में फैला है, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना। क्या हो जाएगा, सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है, तो आप आंसर कर दोगे थार मरुस्थल, जो कि राजस्थान भारत में है। सबसे ज्यादा जनसंख्या यहाँ पर अपने यहाँ प्यारे भारत में रेगिस्तानी क्षेत्र में रह रही है। थार के मरुस्थल में अगर हम लोग बात करेंगे सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, सी आंसर कर दोगे। क्या कर दोगे, ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे। आगे बढ़ेगा, बौद्ध साहित्य की पहचान करना बताएगा, इनमें से कौन से बौद्ध साहित्य, त्रिपिटक है, उपनिषद है, अंग है, आरण्यक है। चलो जल्दी से बताओ क्या आ जाएगा, चलो जल्दी बताएगा कौन से बौद्ध साहित्य, बताओ मेरे भैया, कोई गलत नहीं करेगा, कोई गलत नहीं करेगा, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन वाले क्वेश्चंस करा रहा हूं मेरे भाई, है ना।
चलो जल्दी से बताइएगा क्या आ जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन बौद्ध साहित्य, बताइएगा क्या आ जाएगा। तो देखो उपनिषद की अगर हम लोग बात करेंगे तो उपनिषद तो हिंदू धर्म से, ठीक है। और आरण्यक की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये भी हिंदू धर्म से। अंग की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, तो ये जैन धर्म से। क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे किससे, जैन धर्म से। क्या हो जाएगा, त्रिपिटक। ठीक है, याद रखिएगा त्रिपिटक का संबंध किससे है, तो ये बौद्ध साहित्य। सबसे प्राचीन अगर आपसे बौद्ध ग्रंथ पूछा जाए तो आप आंसर क्या करोगे, त्रिपिटक ही करोगे। सबसे प्राचीन क्या कर ले, सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ आप क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे त्रिपिटक। ठीक है, त्रिपिटक। त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है, तो आप आंसर क्या कर दोगे, कह दोगे तीन टोकरियां। ठीक है, क्या होता है, तो तीन टोकरियां होती हैं। ठीक है, त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है, तीन टोकरियां होती है, जिसमें आपने सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। जो सीटेट वाला बैच चल रहा है उसमें भी हम लोग त्रिपिटक के बारे में पढ़ चुके हैं, ऐप में जो बच्चे जुड़े हैं वो भी पढ़ चुके हैं, है ना। त्रिपिटक तीन टोकरियां होता है, तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है, श्रीहरिकोटा, त्रिवेंद्रम, ट्राम्बे या फिर बेंगलुरु। चलो जल्दी बताइएगा, विक्रम साराभाई अगर हम लोग बात करेंगे तो केंद्र कहां पर स्थित है। चलो जल्दी से बताना क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे तिरुवनंतपुरम या फिर कहोगे त्रिवेंद्रम। कहां पर, तो केरल में। कहां पर, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, सब गलत, सब गलत, महा गलत मेरे भाई, है ना। क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, त्रिवेंद्रम या फिर क्या कहोगे, या फिर कहोगे तिरुवनंतपुरम। ठीक है, कहां पर, तो केरल में। याद रखिएगा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। इसरो की अगर हम लोग बात करें तो इसरो की स्थापना इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे इसरो की बात करेंगे तो इसरो की स्थापना कब हो रही है, तो 15 अगस्त 1969 को हो रही है। कब हो रही है, तो 15 अगस्त 1969 को स्थापना हो रही है। और इनका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ ले, आपसे क्या कर ले, मुख्यालय पूछ ले, तो आप मुख्यालय क्या आंसर करोगे, तो आप आंसर करोगे बेंगलुरु में। ठीक है, इनका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो आप आंसर करोगे कहां पर, बेंगलुरु में है। ठीक है, आगे बढ़ेगा। अमीर कोही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग, दीवाने कोही या फिर कहो अमीर कोही नामक एक कृषि विभाग की स्थापना किस सुल्तान के द्वारा की गई। दीवाने कोही या अमीर कोही नामक एक कृषि विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई है। अलाउद्दीन खिलजी, फिरोजा तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर सिकंदर लोदी। चलो जल्दी से जाएगा क्या हो जाएगा, तो दीवाने कोही अमीर कोही नामक कृषि विभाग, ठीक है, किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर सिकंदर लोदी। चलो जल्दी से बताइएगा क्या आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या कर दोगे, सी कर दोगे, मोहम्मद बिन तुगलक कर दोगे। तुगलक की अगर हम लोग बात करेंगे तो इनका प्रारंभिक नाम क्या है, तो इनका प्रारंभिक नाम है जूना खां। ठीक है, क्या नाम है, तो इनका प्रारंभिक नाम है जूना खां। इन्हीं के समय में क्या हो रहा है, 1333 में अगर हम लोग बात करें तो इब्न बतूता भारत आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं, तो इब्न बतूता अगर हम लोग बात करेंगे तो इब्न बतूता भारत आते हैं। कहां से आते हैं, तो मोरक्को से आते हैं। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है, इनकी पुस्तक का नाम रेहला है। किस भाषा में लिखी है, तो अरबी भाषा में इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है। ठीक है, इन्हीं के समय में अगर हम लोग बात करेंगे तो 1336 में क्या होगा, विजयनगर की स्थापना होगी। ठीक है, क्या हो रहा है, विजयनगर की स्थापना होगी। इन्हीं के समय में अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो रहा है, 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना होगी। ठीक है, क्या होगा, तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो रही है। इन्हीं के समय में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो रहा है, राजधानी परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, क्या होगा, तो राजधानी परिवर्तन होगा, दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली। इन्होंने ही क्या किया था, राजधानी परिवर्तन किया था, दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली किया था। इन्हीं के समय में अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो इन्होंने ही, यही वो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो क्या करते हैं, जो सांकेतिक मुद्रा के लिए आते हैं, सांकेतिक मुद्रा का क्या करते हैं, प्रचलन करवाते हैं। याद रखिएगा क्या करेंगे, तो सांकेतिक मुद्रा चलवाते हैं। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, सी कर दोगे, कृषि विभाग की स्थापना इन्होंने ही की थी। ठीक, आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन था। मौर्य काल की बात हो रही है, मौर्य काल की बात हो रही है, बताइएगा क्या हो जाएगा, तो मौर्य काल में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था। आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, क्या नाम है, तो अगर हम लोग बात करेंगे कौटिल्य नाम है। ठीक है, क्या नाम है, तो कौटिल्य नाम है। ठीक है, इन्हीं की अगर हम लोग बात करेंगे, इन्हीं को हम लोग चाणक्य के नाम से जानते थे। इन्हीं को हम लोग क्या करते थे, इन्हीं को हम लोग विष्णुगुप्त के नाम से जानते थे। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, ये तीनों लोग एक ही हैं, है ना, 3 in 1, है ना, याद रखिएगा। तो ये एक ही व्यक्ति हैं। इनकी पुस्तक का नाम अगर आपसे पूछ ले तो आप आंसर क्या कर दोगे, अर्थशास्त्र कर दोगे। अर्थशास्त्र इनकी पुस्तक का नाम है। और अगर हम लोग बात करेंगे कौटिल्य की बात करेंगे, चाणक्य की बात करेंगे या फिर विष्णुगुप्त की बात करेंगे, तो ये याद रखिएगा ये क्या होगा, तो ये
कहां पर? तो ये तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य थे। कहां पर? तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य थे। कहां पर? तक्षशिला विश्वविद्यालय में कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त आचार्य थे। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। और ये अगर आपसे पूछ ले किसके समय में है तो आप आंसर करोगे ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में थे। ये किसके समय में थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में थे। और आपसे किस काल का पूछ रहा है? तो आपसे मौर्य काल का पूछ रहा है। तो मौर्य काल में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण जो केंद्र था वो क्या हो जाएगा? तो वो तक्षशिला हो जाएगा। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? तक्षशिला हो जाएगा। क्या आंसर करोगे? ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे। आगे बढ़ेगा। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद के बाद बताइएगा। मगध साम्राज्य की अगर हम लोग बात करें तो मगध साम्राज्य पर सबसे पहले राजवंश कौन सा है? तो आप आंसर करोगे हर्यक वंश है। ठीक है, कौन सा? हर्यक है। हर्यक के बाद कौन है? तो शिशुनाग है। ठीक है, कौन है? तो शिशुनाग है। शिशुनाग के बाद अगर हम लोग बात करेंगे कौन है? नंद है। और नंद के बाद आपसे पूछ रहा है बताओ क्या होगा? तो नंद के बाद कौन होंगे? मौर्य होंगे। मौर्यों के बाद कौन होंगे? शुंग होंगे। शुंग के बाद कौन होंगे? कण्व होंगे। कण्व के बाद कौन होंगे? सातवाहन होंगे। कौन होंगे? सातवाहन होंगे। याद रखिएगा। तो क्या पूछ रहा है? मौर्य आपसे नंद के बाद पूछ रहा है। नंद के बाद कौन थे? तो मौर्य थे। नंद के बाद कौन थे? मौर्य थे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया था? बताइएगा। अगर हम लोग बात करेंगे अशोक की बात करते हैं, अगर हम लोग अशोक की बात करते हैं तो अशोक क्या होंगे? तो अशोक 269 ईसा पूर्व में क्या हो रहे हैं? राजा बनते हैं। ठीक है, 269 ईसा पूर्व में क्या हो रहे हैं? राजा बन रहे हैं। और राजा बनने के 8वें वर्ष ये क्या कर रहे हैं? तो 8वें वर्ष अगर हम लोग बात करेंगे 261 ईसा पूर्व की बात करेंगे तो 261 ईसा पूर्व में क्या कर रहे हैं? कलिंग युद्ध करेंगे। क्या करेंगे? तो 261 ईसा पूर्व की बात करेंगे तो ये क्या कर रहे हैं? तो ये कलिंग युद्ध कर रहे हैं। और कलिंग युद्ध के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो अशोक जो है ये क्या हो रहा है? इनका मन बदल जा रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा? मन द्रवित हो जा रहा है, मन बदल जा रहा है। और ये क्या कर लेंगे? तो ये किससे? तो ये बौद्ध धर्म से जुड़ जा रहे हैं। क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म से जुड़ जा रहे हैं। अगर हम लोग बात करेंगे किसकी? अगर हम लोग भाब्रू शिलालेख की बात करेंगे तो भाब्रू शिलालेख से क्या होता है? तो इस भाब्रू शिलालेख से अशोक के बौद्ध होने का प्रमाण मिलता है। इसी शिलालेख में अशोक ने क्या किया है? तो बुद्ध धम्म संघ का उल्लेख किया है। क्या किया? तो बुद्ध धम्म संघ का उल्लेख किया है। तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? बी आंसर कर दोगे। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न का। मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? बताइएगा। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? बहुत ही महत्वपूर्ण सा प्रश्न है। बताइएगा। उर्दू, फारसी, तुर्की, अरबी। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा? तो मुगल काल की बात करें, मुगल काल की बात कर ले या फिर आपसे क्या कर ले? मुगल काल की बात करो या फिर आप दिल्ली सल्तनत काल की बात कर लो। क्या कर लो? दिल्ली सल्तनत काल की बात कर लो। मुगल काल की बात कर लो या फिर दिल्ली सल्तनत काल की बात कर लो। दोनों की राजकीय भाषा क्या थी? राजकीय भाषा फारसी थी। क्या हो जाएगा? तो दिल्ली सल्तनत की बात करें या फिर मुगल काल की बात करें, दोनों ही कालों में राजकीय भाषा जो थी वो फारसी थी। ठीक है, क्या थी? फारसी थी। क्या आंसर कर दोगे? ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। ठीक, आगे बढ़िएगा। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है। बताइएगा। खरोष्ठी लिपि बाई से दाई और दाई से बाई और, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या आ जाएगा? खरोष्ठी लिपि के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा गया है। बताइएगा क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर क्या कर देंगे? तो खरोष्ठी लिपि जो है वो दाई से बाई ओर लिखी जाती, इधर से इधर लिखी जाती थी। जैसे उर्दू हो गया, अरबी हो गया, फारसी हो गया, तो वो इधर से इधर लिखी जाती है। दाई से क्या करोगे? दाई से बाई ओर कर दोगे। क्या कर दोगे? खरोष्ठी लिपि की बात करेंगे क्या होगा? दाई से बाई ओर लिखी जाती है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? बी आंसर कर दोगे। आगे बढ़िएगा। मंदिरों की उत्तर शैली किस नाम से जानी जाती है? बताइएगा। मंदिरों की अगर हम लोग बात करें, अपने प्यारे भारत की बात कर लेते हैं। देखो ये अपना प्यारा क्या है? तो ये अपना प्यारा भारत है। ठीक है, और अगर हम लोग बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये अपना प्यारा भारत है। इसमें अगर हम लोग बात करेंगे जो उत्तर भारत वाले मंदिर हैं वो क्या होते हैं? वो आपके नागर कहलाते हैं। ठीक है, उत्तर भारत के जो मंदिर हैं, ठीक है, जम्मू से लेकर के अगर हम लोग बात करेंगे विंध्य पर्वत श्रेणी तक जो मंदिर हैं वो आपके नागर होते हैं। विंध्य पर्वत श्रेणी से लेकर के कृष्णा नदी तक अगर हम लोग बात करेंगे कौन से मंदिर होते हैं? वो बेसर मंदिर होते हैं। कौन से? बेसर शैली के मंदिर होते हैं। और कृष्णा नदी से लेकर के नीचे दक्षिण कन्याकुमारी तक अगर हम लोग बात करेंगे कौन से? द्रविड़ शैली के मंदिर होते हैं। कौन से? द्रविड़ शैली के। तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या आ जाएगा? तो मंदिरों की उत्तर शैली की बात कर रहा है। उत्तर शैली कौन सी हो जाएगी? क्या करोगे? नागर कर दोगे। क्या कर दोगे? नागर। एन, एन फॉर क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो एन फॉर क्या हो जाएगा? तो नॉर्थ कर दोगे। क्या कर दोगे? एन फॉर नॉर्थ कर दोगे। याद रखिएगा। तो नागर शैली की अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा।
ठीक है मेरे भैया। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कर दिएगा सभी लोग। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया? चलो जल्दी से बताइएगा क्या जाएगा। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया? जल्दी से बताइएगा कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करिएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलो जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। क्या हो जाएगा? 40वें प्रश्न का आंसर करो। कुतुब मीनार का निर्माण किसने? तो क्या आंसर कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कहां पर? तो दिल्ली में। ठीक है, क्या हो जाएगा? दिल्ली में। कुतुब में जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इन्होंने शुरू कराया था, प्रारंभ कराया था। पूरा कौन कराता है? पूरा कराते हैं इनके गुलाम हैं, इनके दामाद हैं इल्तुतमिश। ये क्या करते हैं? तो ये पूरा करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह ए कुल उत्सव कहां पर मनाते हैं? आगरा में, अलीगढ़ में, इटावा में, बाराबंकी। सुलह ए कुल महोत्सव की बात करेंगे। सुलह ए कुल महोत्सव कहां पर मनाते हैं? चलो जल्दी से जाएगा। तो सुलह ए कुल महोत्सव कहेंगे बटेश्वर मेला कहे, ठीक है, बटेश्वर मेला कर ले, या फिर आपसे कैलाश मेला कह ले, कैलाश मेला कह ले, या फिर आपसे क्या कर ले, या फिर आपसे ताज महोत्सव कह ले। ठीक है, क्या कर ले? ताज महोत्सव। अब ताज तो जानते हो ना, ताजमहल कहां पर है? तो ये सब क्या हो जाएगा? तो ये सब आपके आगरा में लगते हैं। ठीक है, कहां पर? तो ये सब आगरा में लगते हैं। सुलह ए कुल मेला कहे, बटेश्वर मेला कहे, कैलाश मेला कहे, ताज महोत्सव कहे, ये सब कहां पर? आगरा में लगते हैं। आगरा की स्थापना कौन कर रहे हैं? तो आगरा की स्थापना याद रखिएगा 1504 में हो रही है। कौन कर रहा है? तो सिकंदर लोदी कर रहा है। आगरा नगर की स्थापना कौन कर रहा है? तो 1504 में सिकंदर लोदी कर रहा है। आगरा किसके लिए फेमस है? तो आगरा जो है ये पेठा के लिए फेमस है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? आगरा को पेठा नगरी भी कहते हैं। क्या करते हैं? तो पेठा नगरी भी कहते हैं। किसको? आगरा को पेठा नगरी भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो क्या आंसर करोगे? तो करेक्ट आंसर क्या कर दोगे? ऑप्शन संख्या ए कर दोगे, आगरा कर दोगे, याद रखिएगा। क्या कर दोगे? आगरा कर दोगे। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। अग्निगृह किस धर्म से संबंधित बताएगा? अग्निगृह की अगर हम लोग बात करेंगे तो किस धर्म को मानने वालों का पूजा स्थल है? बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी। चलो जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। अग्निगिरी की बात करेंगे तो किस धर्म को मानने वालों का पूजा स्थल है? आप आंसर क्या कर दोगे? क्या आंसर करिएगा? चलिए फटाफट आंसर करते चलेंगे सभी मेरे भाई बहन। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, पारसी। पारसियों का पूजा स्थल है, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? तो पारसियों का पूजा स्थल है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? सी आंसर कर दोगे। आगे बढ़िएगा। मूर्ति कला की अगर हम लोग बात करेंगे तो गांधार कला शैली, गांधार कला शैली जो है ये अगर हम लोग बात करेंगे तो ये किसका सम्मिश्रण है? गांधार कला शैली किसका सम्मिश्रण है? अगर हम लोग बात करें तो देखो गांधार कला शैली जो है, गांधार कला शैली जो है ये क्या हो जाएगा? तो ये कनिष्क के समय में, याद रखना, अपने चरम पर थी। किसके समय में? तो अगर हम लोग बात करेंगे कुषाण वंश के राजा हैं कनिष्क, कनिष्क के समय में ये शैली अपने चरम पर थी। कनिष्क के समय में क्या थी? चरमोत्कर्ष पर थी, चरम पर थी। ठीक है, क्या थी? तो चरमोत्कर्ष पर थी। ठीक है, गांधार कला शैली की हम लोग बात करेंगे तो कनिष्क के समय में क्या हो जाएगा? तो ये जो शैली है अपने चरम पर थी, चरमोत्कर्ष पर थी। ठीक है, और ठीक है किसका सम्मिश्रण है? तो क्या कर दोगे? तो भारतीय और ग्रीक शैली, भारतीय और यूनानी शैली का मिश्रण है। कौन सी? गांधार कला शैली। क्या आंसर कर दोगे? ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे। क्या कर दोगे? ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे। क्लियर है मेरे भैया बात यहां तक? तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी के लिए मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, पढ़ाई करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि।